तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप और भी ज़्यादा देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है और साथ ही बिजली भी कड़क रही होती है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ होता है। और तभी वो अपने मन में कहने लगता है कि क्या मेरी फूटी किस्मत है, मेरा अभी तक शिकार नहीं आया है और साथ में ये बारिश भी शुरू हो चुकी है। और अगर यहाँ पर और कोई भी शिकार नहीं है तो मुझे और लिनियन को आज भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी होता है, मुझे आज शिकार करके घर तो ले जाना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है और वहाँ पर उसे देख करके वो बंदा कहता है तो फाइनली यहाँ पर ये मेरा शिकार आ चुका है और मैं इसे शिकार करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा और इसका शिकार करना ही पड़ेगा। और ये तो एक स्पैरो है। वो उस स्पैरो को देख करके उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वहाँ से उड़ जाती है। फिर वो अपने मन में कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और वो बंदा एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन वो इस बार भी चूक जाता है और उसे अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। और अब फाइनली वो उस स्पैरो को पकड़ लेता है। और अब वो बंदा उस स्पैरो को पकड़ते हुए कहता है, गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ओ तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है और अब फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और फिर वो उस स्पैरो को लेकर के अपने गांव जाने लगता है। और मुझे अपने गांव में जल्दी पहुंचना होगा क्योंकि मुझे इसे बेचना भी है, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे और मैं खाना खा सकूंगा। और तभी उस बंदे को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। और वो अपने मन में कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं बीमार हो गया हूँ? पहले ये बीमारी मुझे आधी रात को होती थी, ये तो आधी रात से पहले ये बीमारी आ चुकी है मुझे अब तो। आखिर मुझे ऐसा क्या हो रहा है? और वो नीचे गिरने लगता है और तब ये सोचता है कि उन भेड़ों से बचने के बाद मुझे ये हो रहा है। मेरे गांव के लोगों ने मुझसे कहा था ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सर दर्द है, लेकिन मुझे पता है आखिर ये क्या है। ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग सा ही एहसास है, ये दर्द जैसा नहीं है, ये कुछ अलग ही एहसास है। वो गिरते हुए कुछ बोलने लगता है, बोलता है कि इससे पहले जो मेरे साथ हुआ था ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, रुको ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। पहले जब मैं होता था तब पहले मेरे साथ जब ये होता था तब तो कुछ अलग ही था, इस बार कुछ अलग ही मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं तो इस बार जाग चुका हूँ यहाँ पर गिरने के बाद भी। और ये सब देख करके वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है। तभी वहाँ पर सामने उसे एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है और वह देखता है कि अचानक से वो किसी दूसरी जगह पर ही पहुँच चुका है। और वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे महल होते हैं। और ये देखने के बाद वो बंदा कहता है कि क्या ये वो महल है? फिर वो उसके पास जाने लगता है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पास पहुँच जाता है और वो उस दरवाजे को खोलता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वो चारों तरफ देखता है और देखने के बाद वो कहता है कि आखिर ये कौन-सी जगह है? तभी हम उसके सामने में एक टेबल देखते हैं और उस टेबल के ऊपर में कुछ रखा हुआ था। और ये देखते हुए वो बंदा कहता है कि आखिर ये टेबल के ऊपर में क्या रखा हुआ है? तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जो बंदा है ये कैरेक्टर का हीरो है। इस एनीमे का यही हीरो है, प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं। और इसका नाम रैन होता है। और तभी हम देखते हैं कि रैन के सिर में दर्द हो रहा होता है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें वहीं दिखाया जाता है जहाँ पर कि रैन गिरा हुआ होता है। वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। वो एक टकला सा बंदा होता है जिसके बाल नहीं होते हैं ऊपर। और वो टकला आदमी उसे उसकी बॉडी को गिरा हुआ वहाँ पर देख रहा होता है। साथ में उसने जो शिकार पकड़ा हुआ होता है उसे भी देख रहा होता है और वो उसी फिराक में होता है कि वो कब उस शिकार को ले ले उसके हाथों से। और दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उठ चुका होता है। और इस बार रैन कहता है इस बार तो मैं काफ़ी जल्दी उठ गया। और उठने के बाद फिर उसे याद आता है और नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। और हम उस टकले बंदे को देखते हैं जो कि उसके पीछे से अपना हथियार निकाल करके आने लगता है। और वो टकला इंसान बहुत ही भारी आवाज़ से कहता है कि तुम्हारा ये शिकार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ पर रैन अपने पेन को बहुत ही तेजी से उसके मुंह में मार देता है। और अपने पेन को मारने के बाद उसका दांत टूट जाता है, मतलब उस टकले का दांत टूट जाता है। और वो टकला अपने गाल पर हाथ रख के इधर भागने लगता है और साथ में वहाँ पर रैन भी अपना शिकार लेकर के वहाँ से चला जाता है। फिर वो टकला नीचे बैठ करके बोलता है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग मुझे मार करके ऐसे कैसे चले जाते हैं। आखिर मैं तो उससे कितना ज़्यादा हट्टा-कट्टा इंसान था, आखिर वो मुझे ऐसे कैसे मार के जा सकता है। और तभी हम रैन को देखते हैं जब वो चल रहा होता है तो उसके सामने में एक विंडो खुल करके आता है, जैसे कि हमारे मोबाइल स्क्रीन में खुलता है, जैसे फ्यूचरिस्टिक वाली चीज़ों में वैसी खुल करके सामने में आता है। उस विंडो से आवाज़ आ रही होती है, क्या अभी तुमने जिस भी चीज़ को पकड़ा हुआ है तुम उस चीज़ को किसी भी बंदे को गिफ्ट दे दो, गिफ्ट के रूप में किसी और को दे दो, मतलब वो ये कह रहा होता है। और ये सुनने के बाद रैन फिर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो पीछे देखता है उस टकले बंदे को जाते हुए। फिर रैन अचानक उसके सामने चला जाता है और जब वो टकला बंदा से पीछे से देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी आंखें बाहर निकल जाती है, साथ में उसका जीभ भी बाहर निकल जाता है और बहुत ज़्यादा ही डर जाता है वो। उसका चेहरा देखने लायक होता है। फिर यहाँ पर रैन बोलता है कि क्या तुम्हें ये स्पैरो चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये रख सकते हो। ये सुनने के बाद वो टकला बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल चाहिए मुझे, दे दो। फिर रैन यहाँ पर उससे वो स्पैरो पकड़ा देता है और ये देख करके वो टकला बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि रैन के सामने जो एक स्क्रीन जैसी खुली हुई होती है वहाँ पर उसे कुछ दिखाई देने लगता है और वो वहाँ से सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है
और ये सुनने के बाद फिर रैन बहुत ही अजीब सा मुँह बना लेता है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर से दोबारा सीन वहाँ से कट होकर के हमें एक टेबल की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल के ऊपर में कुछ रखा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज़ूम करके दिखाया गया होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उस टेबल के ऊपर में एक टाइपराइटर रखा हुआ होता है। वहाँ पर कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ जैसे हमारे यहाँ पर टाइपराइटर होता है वैसी है वहाँ पर भी। और उस टाइपराइटर में अपने से एक पेपर जाता है और उसमें से ऑटोमेटिक ही ये लिख करके लिखा हुआ आता है, जैसे कि वहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। ये असल में रैन को एक अवार्ड मिला हुआ होता है। ये होता है ये कि तुम इसका यूज़ किसी भी दूसरे इंसान के स्किल्स को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो इस अवार्ड का। तो इसके बाद फिर रैन अपने मन में कहता है, क्या हम इससे किसी भी दूसरे इंसान के स्किल को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हंटिंग, सर्वाइवल या फिर और कुछ। इसके बाद यहाँ पर रैन फिर से आता है और जब वो टकला बंदा रैन को देखता है तो कहता है कि आप तो बहुत ही महान इंसान हो जो आपने मुझे ये दिया है। इसके बाद यहाँ पर रैन अपना जो स्पैरो होता है वो उससे छीन करके ले लेता है। फिर यहाँ पर रैन बोलता है, मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला, मैं तो केवल तुमसे मजाक कर रहा था। और ये कहते ही फिर रैन वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो बंदा वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है, बोलता है ये क्या हो गया। फिर वो बंदा कहता है कि आखिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये वाला डायलॉग मारता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। अब मेरा क्या होगा, ये वक्त बदलती जज्बात बदल गए। और हम वहाँ पर रैन को देखते हैं कि वो काफ़ी आगे आ चुका होता है अब। और उसके सामने एक बड़ा सा गेट होता है। और फिर रैन बोलता है कि आखिर मैं यहाँ आ ही गया, और फिर वो विलेज के अंदर में एंटर कर जाता है। और हमें पता चलता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इस विलेज की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। रैन यहाँ पर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ बंदे उसे देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे लग रहे थे। उनकी हालत कुछ अच्छी खासी लग नहीं रही थी कपड़ों से, बाकी तो भाई वो अच्छे खासे ही थे, थोड़े हट्टे कट्टे जैसे क्यों थे। यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि देखो ये तो शिकार करके लेकर के आया है। रैन यहाँ पर उन्हें इस तरह से फुसफुसाते हुए देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और अपना तलवार अपने हाथों में ही ले लेता है। और तभी वो बंदे रैन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो बंदे आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उसके साथ वाला उसका साथी उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, तुम इसे मत मारना क्योंकि इसको एक ब्रेन डिजीज है, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। और हम दूसरी तरफ रैन को देखते हैं, वो एक दुकान में आया हुआ होता है अपने इस शिकार को बेचने के लिए। फिर यहाँ पर रैन बोलता है, क्या क्या तुम इस स्पैरो को कितना दाम दे सकते हो। इसे देख करके वो शॉपकीपर बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कीमती लग रहा है, तो मैं इसके तुम्हें कुछ ज़्यादा रुपए दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इसके 700 रुपये के आसपास दे सकता हूँ। ऐसे सुनकर के रैन बोलता है, क्या इतना कम। फिर यहाँ पर रैन बोलता है कि तुम इतना कम मुझे नहीं दे सकते, कम से कम तुम्हें 800 रुपये तो देने ही चाहिए। वैसे भी इस तरह के जीव बाजार में बहुत ही कम है। और तभी वो शॉपकीपर बोलने वाला होता है। और वो कहता है, अरे पागल, अभी सर्दी आ रही है इसीलिए इसका दाम इतना कम है, और इसीलिए अभी स्पैरो का दाम बहुत ही ज़्यादा घटता जा रहा है। और तभी यहाँ पर रैन अपना शिकार लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो शॉपकीपर बोलता है, क्या रे रे रुको, कहाँ जा रहे हो। फिर रैन बोलता है कि मैं इसे लेकर के कहीं दूसरी जगह पर जाऊंगा। तब यहाँ पर शॉपकीपर से रुकने के लिए बोलता है, अरे रे रुक जाओ रुक जाओ। और तभी वहाँ पर वो शॉपकीपर उसके सामने में आ जाता है और कहता है कि रुको रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं कुछ करता हूँ मैं इसका। फिर यहाँ पर शॉपकीपर उससे बोलने लगता है, तो बताओ आखिर तुम इसे कितना बेचना चाहोगे। फिर यहाँ पर रैन बोलता है कि रुक जाओ, मैं किसी और से पूछ करके आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि आखिर इसके मैं कितने रुपये ले सकता हूँ। और तभी वो शॉपकीपर बोलता है कि आप मुझे इसके 900 रुपये दीजिए और इसे यहाँ पर दे जाइए, जल्दी कीजिए। यहाँ पर रैन इससे फिर से पूछता है कि आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुमने कहा कि तुम कितना में बेचना चाहते हो इसे, तो मैं तो इसे 1200 रुपये बेचना चाहता हूँ। रैन ये बोलता है, फिर वो शॉपकीपर परेशान हो जाता है, क्या। और रैन कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं दिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनते ही वह शॉपकीपर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है मैं क्या करूँ। और तभी वो शॉपकीपर उससे देने लगता है 1198 रुपये। और तभी यहाँ पर रैन बोलता है कि ये तो कम है, तो युवा तो तुम्हें और देने पड़ेंगे। और तभी यहाँ पर रैन एक जैकेट को देखता है उस दुकान में और फिर उससे पूछता है उस शॉपकीपर से कि तो बताओ आखिर ये जैकेट कितने का है। और तभी वो शॉपकीपर कहता है, अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये तो 420 रुपये का है और तुम इससे नहीं दे सकते। और फिर रैन यहाँ पर अपने घर में चला जाता है। और यहाँ पर रैन अपने घर पहुँच करके अपने भाई को देखता है। और यहाँ पर उसका छोटा ब्रदर बोलता है कि आखिर तुम आ गए रैन। और यहाँ पर रैन अपने छोटे भाई से पूछता है, तो बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, आखिर तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर रैन का भाई बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी आपके साथ में हंटिंग में जाना चाहिए था। फिर यहाँ पर रैन का भाई से पूछने लगता है कि आखिर मैं आपके साथ में हंटिंग करने के लिए कब जा सकता हूँ। और फिर रैन कहता है कि हंटिंग करते हुए इंसान कभी भी मर सकता है, और इसलिए ये तुम्हारे लिए अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसलिए तुम्हें अभी पढ़ाई करनी होगी, और अभी तुम्हें स्कूल जाना होगा और पढ़ना होगा। हंटिंग तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, और अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम यहाँ से शहर की ओर जा सकते हो, तुम्हें ये काम करना फिर नहीं पड़ेगा, और इसलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। और फिर रैन अपने मन में कहने लगता है कि मैं अपने भाई के लिए ट्यूशन नहीं लगा सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रैन काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है और रैन फिर अपने भाई को खाना बना करके देता है।
लेकिन यहाँ पर रैन का भाई बोलता है कि नहीं ब्रदर, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे खा लीजिए। वैसे भी आपको चोट लगी है तो आपको इसे खाना ही चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर रैन भी कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भी बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो इसे तुम्हें ही खाना चाहिए। मैं तो केवल चुप ही लेता हूँ, इसे तुम ही खा लो। लेकिन यहाँ पर फिर से रैन का भाई कहता है कि नहीं नहीं, इसे मैं नहीं खा सकता। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है ये फिर भी, क्योंकि मैंने सुना था कि किसी को चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खा लो, कहीं तुम्हारी भी कुछ ऐसी हालत ना हो जाए। और ये कहते कहते फिर उसका भाई रोने लगता है। फिर यहाँ पर रैन बोलता है कि क्या तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या पता नहीं कि मर्द रोते नहीं है, और तुम्हें अभी अच्छे से रहना होगा, इसीलिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो खाओ फिर यहाँ पर रैन का भाई खाने लगता है यहाँ पर खाना। और ये कहते हुए रैन यहाँ पर एक जगह पर जाकर के सो जाता है। फिर रैन यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने जो महल देखा वो काफी ज्यादा सुंदर था, आखिर उसका क्या हुआ। और यहाँ पर रैन को कुछ आवाज आती है, तो फिर वो आसपास देखने लगता है। फिर वो देखता है कि वो फिर से उसी जगह पर पहुंच चुका है जहाँ पर वो पहले पहुंचा हुआ था। वो फिर से उसी गेट को खोलता है और फिर वहां पर अंदर जाता है। वो अंदर जाते हुए कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब मेरी फैंटेसी है। फिर वो जाकर के वो टेबल के ऊपर में रखे हुए उस टाइपराइटर को देखता है, और फिर वहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि ऑटोमेटिक एक पेपर आता है, उसमें कुछ टाइपिंग होता है, वैसे ही यहाँ पर फिर से उसे कुछ टाइपिंग लिखा हुआ होता है, वो सेम चीज़ लिखा हुआ होता है। वो देखता है कि यहाँ पर उस मिशन का जिक्र होता है जो कि उसने कंप्लीट किया हुआ था, और उसे कौन सी स्किल मिली है ये भी लिखा हुआ होता है। और फिर वो उस टाइपराइटर को देखता है और उसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये सीन कट होता है, और फिर वहाँ पर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की रैन के घर पे आ रही होती है, और वो उसके घर के अंदर पहुंच जाती है। और तभी यहाँ पर रैन हमारा उसके गर्दन पर टाइगर रख देता है अपना। और ये देखते ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ली चाओ होता है। और फिर रैन उसे देख करके कहता है, तो ली चाओ आप यहाँ पर। फिर ली चाओ कहती है, तो रैन तुम अभी तक सो नहीं हो। तो मैं यहाँ पर सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर उसका भाई होता है, वो तो भाई सो रहा होता है, रैन असल में सो रहा होता है, ये रैन का छोटा भाई होता है जो कि यहाँ पर डैगर रख देता है अपने भाई का। असल में वो तो सो ही रहा होता है, ये लोग अपने आपस में बात करते हैं। तो यहाँ पर ली सियाओ कहती है कि मैंने सुना है कि रैन बहुत ज़्यादा घायल है, क्या ये सच है। तो हमें यहाँ पर पता चल चुका होता है कि आखिर रैन के छोटे भाई का नाम होता है लियान होता है। तो लियान बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे तो बहुत छोटी मोटी चोट लगी हुई है, उसे कोई इतनी ज़्यादा, उसकी हालत उतनी ज़्यादा खराब नहीं है। और उसे देखते हुए फिर लियान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पर लियान बोलता है कि आखिर तुम मेरे भाई से 8 साल बड़ी हो, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हो। फिर यहाँ पर ली चला करके बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो तुम्हें भाई मानती हूँ, और साथ में रैन को भी। और वैसे भी तुम इसके बारे में भूल जाओ, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारा भाई उठ जाए तो उसे बता देना कि मैं यहाँ पर आई थी। और ये कहते हुए वहाँ पर से लीड चली जाती है। और यहाँ पर रैन उठते हुए कहता है कि लियान तुम यहाँ लेको इतना ज़्यादा थकाओ मत, उसके लिए ये सब आसान बिल्कुल नहीं है। ये सुनते हुए लियान उससे कहता है, अरे भाई वो अच्छी नहीं है, मैंने उसे नशा करते हुए देखा था, वो एक नंबर की नशेड़ी है, और मुझे लगता है वो तुम्हारे पास इसलिए आती है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा हंटिंग करते हो। तो उसका भाई बोलता है रैन की, तो अच्छा तो बताओ आखिर तुम कि अच्छा कौन है यहाँ पर। फिर रैन कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा नहीं बनना पड़ेगा, बस ये तुम्हारी लाइफ की मजबूरी है, तुम बस उससे दूर रहना और उसे चिढ़ाना मत। और ये सुन करके फिर लियान कहता है कि हाँ भाई मैं समझ गया। तो यहाँ पर लियान पूछता है, वैसे अब भाई तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। तो रैन कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरे पास क्या किसी तरह का स्किल हो सकता है। ये सुनते हुए यान कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। रैन कहता है कि मुझे अभी भी पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी से आजमाना है। और फिर रैन सोचने लगता है कि इस गाँव में कहा जाता है कि कुछ लोग स्किल के साथ में पैदा होते हैं। और ये सोचते हुए रैन फिर अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर वो लियान के साथ में शिकार करने के लिए गया हुआ होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि लियान यहाँ पर प्रे कर रहा होता है अपने भाई के लिए कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जब हिट करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही लगेगा। फिर रैन कहता है कि इसका हुनर इसका लक है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लियान का हुनर जो होता है, इसका जो स्किल है उसका लक है। और फिर वहाँ से सीन कर होकर के यहाँ पर आता है, हम देखते हैं कि ये दोनों भाई वहाँ पर देख रहे होते हैं कि सितारा वहाँ से ऊपर से नीचे टूट करके गिर रहा होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है उसके यान के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब लियान स्कूल में जा चुका होता है, और वहाँ का माहौल हमें दिखाया जाता है। और वहाँ पर टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रैन भी अपने भाई को देख रहा होता है, और यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे लोग को बता रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि टेक्नोलॉजी को मतलब क्या होता है। और ये सुनते हुए लियान कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, हमें तो नहीं पता। फिर टीचर कहते हैं तो चुप रहो और ध्यान से सुनो। लेकिन उनके ये कहते हैं, यहाँ पर बेल बज जाती है, और फिर वहाँ पर टीचर कहते हैं कि बस इतना ही, अब तुम घर जाओ, अगले हम कल पढ़ेंगे। और तभी यहाँ पर टीचर नज़र घुमाता है खिड़की पर, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कि रैन होता है खिड़की पर देख रहा होता है, लेकिन वो अब नीचे बैठ चुका होता है। और तभी वो खिड़की के बाहर आ जाते हैं, मतलब दरवाजे से आ जाते हैं उसके टीचर, और रैन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर रैन की शक्ल देखने लायक होती है। वो झुक जाता है उनके सामने, कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस सुन रहा था। फिर यहाँ पर सर कहते हैं तो सही है, तुम वैसे भी दरवाजे के अंदर तो आ नहीं सकते, तुम भले ही यहाँ पर खिड़की में रह करके सुन सकते हो।
तो सही है। और तुम्हें दूर से ये सब सुनना ही पड़ेगा और सुनते रहना तुम्हें चाहिए। अगर तुम चाहो तो कुछ सीखना चाहो तो तुम दूर से रह करके सीख सकते हो। और ये सुनकर के रेड फिल्म के सामने में झुक जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। कुछ समय के बाद वो टीचर सूप पीने लगते हैं। टीचर के सामने फिर रेन सिगरेट ला करके कहता है। फिर रेन कहता है कि टीचर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ये लेकर के आया हूँ। और रेन कहता है कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरे भाई को ट्यूशन देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। और मैं भी बाहर खड़े रह करके आपकी जो पढ़ाई हुई होती है मैं मुझे सुन सकता हूँ और मैं भी पढ़ सकता हूँ। और फिर टीचर सिगरेट पीने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि इस परेशान दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पढ़ना चाहता हो। फिर यहाँ पर टीचर पूछने लगते हैं कि आखिर तुम इस तरह के माहौल में आखिर तुम्हारा जो दिमाग है पढ़ाई में कैसे लग जाता है, आखिर तुम बाहर रह करके क्यों सुनते हो और क्यों पढ़ना चाहते हो। फिर यहाँ पर रैन बताता है। रैन बोलता है कि नॉलेज कोई बुरा नहीं है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और मैंने सुना था कि आपने ही कहा था कि इंसानों की तबाही होने से पहले इंसानों के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और वो सब क्यों चले गए। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है और हमें आगे के एपिसोड में ये पता चलेगा कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ था, आखिर ये इस तरह का क्या मतलब है, हमें आगे पता चलेगा। हम आगे देखेंगे, अगले अगले एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।